नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना शुरू करने से पहले आज मैं अपने किस्सा गोई परिवार के सभी सदस्यों को, पूरे किस्सा गोई परिवार को शारदीय नवरात्र के आरंभ होने की शुभकामनाएं देता हूं। ये 9 दिन का त्यौहार है और आज से नवरात्रि शुरू हो रही है। बहुत से लोग पहले दिन और आखिरी दिन व्रत रखते हैं और बहुत से लोग पूरे के पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं और जो इसमें जो पूजा के प्राविधान हैं उसको फॉलो करते हैं। इसी के साथ फेस्टिव सीजन शुरू हो गया। त्योहारों का पूरा जो कैलेंडर है वो इसी में, यानी आज से शुरू होकर अक्टूबर 31 तक सारे त्यौहार पड़ेंगे। इसमें दुर्गा पूजा अष्टमी, दशहरा, करवा चौथ, धनतेरस, दिवाली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा और छठ पूजा, इतने त्यौहार लगातार 31 अक्टूबर तक पड़ेंगे। और 31 अक्टूबर को ये फेस्टिव सीज़न, फेस्टिवल्स का सीज़न, त्योहारों का ये जो काल है ये समाप्त होगा। इसी के साथ कल जो मैंने अपराध की घटना सुनाई थी, सबसे बड़ा रुपया, जिसमें बेटे ने अपने माँ बाप को दफन कर दिया था अपने घर के कैंपस में, बगीचे में, और बाद में वो आंधी पानी में जब पेड़ गिरा तो वो दोनों लाशें बाहर आईं। बहुत से लोगों ने टिप्पणी की कि साहब आपने ये घटना अधूरी सुनाई है। इस व्यक्ति ने या इस उदयन ने अपनी प्रेमिका को भी इसी तरह चबूतरे में मारकर गाड़ा था। तो मैं ये बता दूं कि दोनों घटनाएं अलग अलग जगह की हैं। जो मैंने आपको बताया था वो रायपुर के सुंदर नगर की घटना है, और जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं उसकी प्रेमिका या उसकी गर्ल फ्रेंड वो आकांक्षा शर्मा, वो घटना भोपाल की है। दोनों अलग अलग कालखंड में हुई थी। ये सही है कि जब आकांक्षा शर्मा के घर वालों ने इसको अच्छी तरह से परसू किया तो उसने सिर्फ आकांक्षा शर्मा की लाश के बारे में बताया था, और इसी बीच में और उसमें ये सब बताया था कि हमारा पुराना घर, नया घर और इस तरह की बातें सब लड़की के घर वालों ने बताई थी। और इसी बीच ये घटना हुई कि उसके पुराने बाग में पेड़ गिरा और वहाँ की मिट्टी उखड़ गई। तब पुलिस ने रिमांड पर लेकर इससे पूछताछ की और वो पूरी घटना सामने आई कि इसी ने अपने माँ बाप को 2011 में मार दिया था। वो पार्टीज बहुत करता था, ये मैंने बताया था, गर्ल फ्रेंड पर बहुत पैसा खर्च करता था और नशे का आदी था। 2011 में उसने माँ बाप को मारने के बाद उस घर की पावर ऑफ अटॉर्नी अपने कोचिंग के टीचर सुरेश दुआ को दे दी और ये कहा कि हमारा ये मकान बिकवा दीजिए। सुरेश दुआ ने वहाँ जो संदीप श्रीवास्तव नाम का कारोबारी, क्या जो डीलर है ज़मीनों का, मकानों का, उससे संपर्क किया कि भाई ये इस तरह से मेरे स्टूडेंट का मकान है, पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे पास है और इसको किसी तरह से बिकवा दीजिए। वो अपने घर भोपाल में शिफ्ट कर गया है। इस पर संदीप श्रीवास्तव ने, जो ब्रोकर था, उसने अपने अधिवक्ता मित्र यानी वकील दोस्त संदीप पांडे को, संदीप श्रीवास्तव ने ये मकान संदीप पांडे को के हाथों बिकवा दिया। कुल 31-32 लाख में ये मकान बिक गया। हुआ यूँ था कि माँ बाप के मरने के बाद ये सुंदरनगर वाला मकान उसकी माँ इंद्राणी दास के नाम पर था। तो माँ बाप के मरने के बाद उसने माँ का डेथ सर्टिफिकेट फ्रॉडुलेंटली हासिल कर लिया और फिर वो मकान उसके नाम ट्रांसफ़र हो गया। नाम ट्रांसफ़र होने के बाद उसने इसे पावर ऑफ अटॉर्नी अपने कोचिंग वाले टीचर को दे दी और मकान बिक गया।
ये एक स्टोरी थी, कंप्लीट स्टोरी थी जो रायपुर से संबंधित थी कि माँ बाप को मारा और किस तरह से 6 साल बाद या 7 साल बाद उनकी लाशों का पता लगा। जो दूसरी बात आप लोग आकांक्षा शर्मा की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है, किया इसी ने है, उसमें सज़ा भी हो गई है, ये भी मैं आपको बता दूं। हुआ यूँ कि ये सोशल साइट्स पर इसकी मुलाकात आकांक्षा शर्मा से हुई, करीब 20-21 साल की नवयुवती से, कलकत्ता की रहने वाली, कोलकाता की रहने वाली। कोलकाता में भी वो रविंद्र सरानी लोकेलिटी की रहने वाली थी। इन दोनों की सोशल मीडिया में मुलाकात हुई। उदयन ने उसको ये बताया कि मैं यूएस में हूँ और यहाँ पर फला बड़ा जॉब करता हूँ। धीरे धीरे वो इसके जाल में फंसती चली गई और जब मिलना होता था उदयन को उससे, आकांक्षा शर्मा से, तो उसको बताता था कि मैं 4 दिन के लिए भोपाल अपने घर पर आया हूँ और 4 दिन बाद मैं वापस चला जाऊँगा, तो अगर तुम्हें मिलना है तो तुम्हें भोपाल आना होगा। वो वहाँ से फ़ौरन चल देती थी, 2-3 दिन उसके साथ गुजारता था और उससे कहता था कि कल सुबह मेरी फ़्लाइट है यूएस की, और उसको फ़्लाइट पकड़वा के खुद टैक्सी से रायपुर वाले अपने घर में आ जाता था। ये सिलसिला करीब 7 साल चला और फाइनली तारीख थी 23 जून 2016 को आकांक्षा बांकुरा से बांकुरा के अपने घर से, जो मैंने आपको बताया अभी, वहाँ से वो ये कह के चली कि वो यूएस जा रही है, उसकी नौकरी वहाँ पर लग गई है। 15 जुलाई को, जब वो 23 जून को वहाँ से यहाँ आ गई, तो इसके झूठ का पता उसको लग गया कि ये झूठ बोलता है। इसके पेरेंट्स वहाँ रहते थे रायपुर में, वहीं ये मुझको बताया करता था, हमसे ये कह के कि हम यूएस जा रहे हैं, ये रायपुर चला जाता था। ये सारी बातें इसकी झूठ हैं। इस बीच में इसने जो पैसा खर्च किया था उसको लेकर भी वो दबाव बनाने लगा कि अगर तुमको झूठ लगता है तो ये जो मैंने खर्च किया है ये मुझे वापस मिलना चाहिए। बातचीत के बाद 15 जुलाई को उदयन ने गला घोंट के घर में ही इसको मार दिया। मारने के बाद भोपाल वाले घर में, क्योंकि रायपुर वाले घर में तो माँ बाप को दफनाया था, भोपाल वाले घर में 2016 में, माँ बाप की हत्या इसने 2011 में की थी। 2016 में मारने के बाद उसे एक टीन के बक्से में खूब ढेर सारी सीमेंट और कंक्रीट डाल के बंद करके ज़मीन में गाड़ दिया और उसके ऊपर संगमरमर का एक छोटा सा चबूतरा बना दिया, जिसके ऊपर देवी देवताओं की मूर्तियाँ रख दी। लोगों से पूछने पर, लोग जब पूछते थे तो बताया यहाँ पर मैं पूजा पाठ करता हूँ। 5 दिसंबर, 15 जुलाई को इसने मार दिया। 5 दिसंबर 2016 को आकांक्षा के परिवार वाले परेशान हो गए, क्योंकि उसके मोबाइल से वो टेक्स्ट करता था बस आकांक्षा की माँ को और भाई को कि मैं यहाँ पर हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, बहुत अच्छी हूँ, फलाना हूँ, ढिकाना हूँ, इतना पैसा मिलता है, दुनिया भर की बातें। लेकिन जब बात करने की बात आती थी तो वो कहती थी कि नहीं, बात नहीं कर पाऊँगी, मैं मैसेज में बात नहीं कर पाऊँगी, मैं फ़लाँ जगह हूँ, मैं फ़लाँ जगह हूँ। बहुत सारे फ्रॉडुलेंट लोग जो सोशल मीडिया साइट्स पर मिलते हैं वो बातचीत नहीं करना चाहते, वीडियो कॉल नहीं करना चाहते। ऐसा ही इसने किया। जब बातचीत नहीं हो पाई तो उसकी माँ और पिता को इस बात का एहसास हुआ कि बात कहीं न कहीं गड़बड़ है। 5 दिसंबर 2016 को, 15 जुलाई को ये इसने मार दिया था और वो एक अच्छा सा चबूतरा बना दिया था। 5 दिसंबर 2016 को बांकुरा सदर पुलिस स्टेशन पर उसके पिता ने एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस वहां से चली और जांच करने लगी। 5 जनवरी 2017 को लिखी हुई इस मिसिंग रिपोर्ट को 1 फरवरी 2017 को फिर से इनके माँ बाप ने ये लिखवाया कि हमारी बेटी की किडनैपिंग हो गई है।
क्योंकि जैसे ही मिसिंग लिखवाई गई वैसे ही उसका फ़ोन बंद हो गया। जब एफआईआर हो गई तो पुलिस आ गई भोपाल। भोपाल में उसने उदयन को ढूंढ लिया और उदयन को गिरफ्तार कर लिया। तब उदयन ने बड़ी मुश्किल के बाद ये बताया कि उसकी बॉडी उसने कहाँ गाड़ी है। बॉडी एक्सह्यूम की गई, पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। घर वालों ने कपड़े से पहचाना। उसके बाद इसका तुरंत ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल में पुलिस ने 90 दिन में चार्जशीट सबमिट की थी और 19 विटनेसेस इसमें एग्जामिन किए गए थे और फाइनली 27 अगस्त 2020 को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उदयन दास को आजीवन कारावास की सज़ा अंकिता शर्मा के मर्डर केस में सुना दी। उनके पिता शिवेंद्र नारायण शर्मा ने उन्होंने ये कहा कि इसमें फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है और इसके लिए वो हाई कोर्ट सज़ा को बढ़ाने के लिए या फांसी देने के लिए वो कोलकाता हाई कोर्ट भी गए हुए हैं। मेरे कहने का आशय ये बिल्कुल अलग मामला था, इसलिए मैंने इसका जिक्र नहीं किया था। और अच्छा, एक बार जब ये कंफर्म हो गया कि इसने आकांक्षा शर्मा की हत्या कर दी है और इसी बीच जब वहाँ पर ये 2 लाशें मिली तो ये, क्योंकि वो अखबारों में आ चुका था और बहुत बार आ चुका था, क्योंकि भोपाल में ये लाश मिली थी, लड़की कोलकाता की थी, तो सेंसेशनल टाइप का मामला था, अखबारों में आ चुका था। जैसे ही ये 2 बॉडीज़ दिखाई पड़ी वैसे ही रायपुर की पुलिस ने ये इन्फॉर्म किया कि इसी आदमी का ये मकान था, यहाँ 2 डेड बॉडीज़ मिली हैं, ऐसा लगता है कि इनके माँ बाप की डेड बॉडीज़ हैं। और तब पुलिस ने इसका पुलिस कस्टडी रिमांड लिया और उसको वहाँ से मौके पर ले आई और फिर उसने इस घटना के बाबत सारी बातें बताई थी। तो ये इसका जो आप लोगों ने कहा कि अधूरी कहानी है, तो मैंने सोचा कि आपका आकांक्षा शर्मा के मर्डर और ठीक इसी तरह से उसको दफनाने की बात क्यों नहीं बताई गई, इसलिए नहीं ये बता पाया मैं उस समय। तो आज उसको छोटे में कह लें, आज उसे मैंने आपके सामने रखा है कि यस, ये घटना हुई थी और इसने अपनी प्रेमिका को भी, अपनी गर्लफ्रेंड को भी झूठ बोलकर 6 साल तक गुमराह किया और सच पता लगने पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। आज का वाकया जो है वो है छत्तीसगढ़ का। गरियाबंद में नागाबुड़ा के मुन्नालाल साहू ने 23 मई 2020 को थाना गरियाबंद में आके बताया कि उनकी भतीजी दामिनी साहू ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर थाने में इत्तफाकिया घटना दर्ज की गई। उन्होंने सब आत्महत्या कर ली, तो सूचना चूंकि देने गए थे तो इत्तफाकिया या एक्सीडेंटल कह लें, ये दर्ज कर दिया कि चांस की बात है कि उसने कोई कारण नहीं है फिर भी उसने आत्महत्या कर ली। बहरहाल लाश को पुलिस मौके पर गई, लाश को कब्जा पुलिस में लिया गया, उसका पंचायतनामा किया गया और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम में हैरान करने वाली बात यह आई कि उसके गर्भ में 3 महीने का भ्रूण भी था। लड़की अविवाहित थी। पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि मामला कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। ये हो सकता है कि पेट में बच्चे के कारण घर में किसी ने टोका हो और उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन पुलिस सोचने पर इसलिए और मजबूर हुई कि ये घटना है 22 तारीख की, 23 को पुलिस को बताया गया और 26 तारीख को गांव के ही युवक भूपेंद्र कंवर का शव पैरावट में संदिग्ध अवस्था में मिट्टी में दबा हुआ पाया गया। एक खेत में ताजी मिट्टी में दबा हुआ एक शव था जिसको कुत्ते सूंघ कर बार बार खींच रहे थे। हल्ला हो गया, पुलिस आई और पुलिस ने बॉडी को कब्जे में करके और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
पोस्टमार्टम में उसके शरीर पर बहुत ढेर सारी चोटों के निशान थे। उसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। पुलिस ने फौरन हत्या का मुकदमा लिख लिया। गांव वालों से जब पूछताछ शुरू हुई तो लोगों ने बताया कि साहब, उड़ती उड़ती खबर ये भी थी कि इन दोनों के संबंध हैं। हालांकि घरवाले इस बात पर जोर देते रहे कि दोनों के संबंध थे, उसने आत्महत्या कर ली, इसीलिए इसने भी आत्महत्या कर ली। दामिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर होने की पुष्टि हुई। हालांकि वो केमिकल एनालिसिस के लिए विसरा प्रिजर्व करके भेजा गया था, लेकिन प्राइमा फेसी जो बाकी उसके पैरामीटर्स हैं, उससे ये लग रहा था कि इसने जहर खाकर ही आत्महत्या की है। पुलिस इसलिए पशोपेश में थी कि पुलिस ने दरवाजा तोड़ा था और तब उसकी बॉडी को नीचे उतारा था, तब उसका पंचनामा हुआ, तब उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसलिए पुलिस थोड़ा सा इसी बात को लेकर चल रही थी कि इसने शायद आत्महत्या ही की होगी। कोई हत्या करके और भीतर से दरवाजा कैसे बंद कर सकता है। बहरहाल दोनों के संबंध होने और लड़के के भूपेंद्र कंवर के शरीर पर चोटों के निशान से ये जरूर लगने लगा कि इन दोनों लोगों के बीच संबंध है, एक को आत्महत्या और एक को हत्या, जबकि परिजन दोनों को आत्महत्या कह रहे थे, गांव दोनों को आत्महत्या बता रहा था कि संबंध रहा होगा, इसलिए दोनों ने आत्महत्या कर ली। लेकिन बात कुछ और निकली। करीब 15 दिन हो गए, पुलिस के हाथ कुछ भी सुराग नहीं लग रहा था। एक लोकल सब इंस्पेक्टर ने, जो गांव में सूचना इकट्ठा कर रहा था, उसने आकर अपने एडिशनल एसपी को ये बताया कि साहब, इनके घर वालों को, लड़की के घर वालों को उठाना पड़ेगा, तभी ये गुत्थी सुलझेगी। क्योंकि लड़के के साथ क्या हुआ ये तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन लड़की के साथ जो लड़की ने जो सुसाइड किया है वो घर में किया है, इसलिए घर वालों को जरूर पता होगा। इसी जब कुछ नहीं पता लग रहा था, बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था, तो फिर सीनियर ऑफिसर्स ने अलाउ किया कि ठीक है, सबसे पहले लड़की के भाई अमृत साहू से बातचीत की जाए। दोनों चूंकि अलग अलग बिरादरी के थे, तो गांव में इसको लेकर भी चर्चाएं शुरू हुई। अमृत साहू बुलाया गया। आप जानते हैं, सीधे सीधे तो कोई नहीं बताता, एक लड़के के मर्डर का सिलसिला था। बहरहाल श्रेणीबद्ध शुरू हुई और थोड़ी देर में ही अमृत साहू ने पूरी बात बता दी। उसने बताया कि भूपेंद्र और उसकी बहन के संबंध थे। ये बात थोड़ा देर से ही सही, लेकिन परिवार को पता लग गई। जब ये बात परिवार को पता लग गई तो फिर परिवार ने उस पर थोड़ी सी पाबंदी आयद की, लेकिन मोबाइल दोनों लोगों के पास था। घर के जो जवान लड़के थे और घर वाले भी इस बात का ध्यान रखते थे कि ये लड़की भूपेंद्र से न मिलने पाए। लेकिन अचानक एक दिन रात में ये सूचना मिली कि भूपेंद्र दामिनी से मिलने घर पर आया है। यानी उन्हीं के घर में भूपेंद्र आया, दामिनी के कमरे में घुस गया, लेकिन घर वालों को खबर नहीं थी। इसी के साथ अमृत ने यह भी बताया कि मां ने करीब 15 दिन पहले उसको शक हुआ कि दामिनी के पेट में बच्चा है। उसके साथ मां ने अपनी बेटी से कड़ाई से पूछताछ की। तब उसने बताया कि हाँ, मेरे पेट में बच्चा है। और जो सवाल पूछे जाते हैं, किससे मुंह काला किया, ये बता, किसका पाप तेरे पेट में पल रहा है, ये बड़े कॉमन से जुमले हैं जो लड़की से उसके घर वाले पूछा करते हैं। लेकिन उसने नाम नहीं बताया था। लड़की ने नाम हरगिज नहीं बताया कि ये बच्चा किसका है। बहरहाल चूंकि उसके और भूपेंद्र के संबंधों की खबर परिवार को थी, इसलिए किसी को कोई डाउट नहीं था कि ये
भूपेंद्र का ही बच्चा होगा। इसीलिए ये लोग और ज़्यादा सतर्क थे और ये कोशिश कर रहे थे कि अब कि भूपेंद्र मिल जाए तो उसको रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है। 22 मई की रात में ये दोनों कमरे में मिल गए। परिवार ने कमरा खुलवाया, भूपेंद्र को बेरहमी से पीटा और दोनों को जबरदस्ती जहर पिलाने की कोशिश की। इन्होंने वो जो इंसेक्टिसाइड है या पेस्टिसाइड है उसके 2 फॉयल 10-10 गोलियों के एक गिलास में डालकर पानी में घोल दिया। भूपेंद्र को बड़ी कोशिश की पिलाने की, लेकिन उसने किसी भी कीमत पे मुंह नहीं खोला, इसलिए उसकी पिटाई शुरू हो गई। लेकिन दामिनी का लड़की थी, ज़बरदस्ती मुंह खुलवाकर उसको वो पूरा का पूरा घोल उसे पिला दिया। थोड़ी देर में वो बिल्कुल ठंडी हो गई और इसको घर के लोग कंधे पर लाद कर थोड़ी दूर ले जाकर गड्ढा खोदा। उस समय वो जिंदा था, उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन फिर भी उसे गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी गई और नेचुरली जब हवा नहीं मिली होगी, ऑक्सीजन नहीं मिली होगी, थोड़ी देर में उसको उसने दम तोड़ दिया था, यानी गाड़ा उसको जिंदा ही था। पुलिस ने जब इस एंगल पे जांच की तो उसने ढूंढना शुरू किया कि अगर इसने जहर खाकर आत्महत्या की है तो जहर जरूर कमरे में मिलना चाहिए। लेकिन कमरे में न तो वो गिलास मिली जिसमें घोल के जहर पिलाया गया था, न ही वो जहर मिला, न ही वो जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड था वो मिला, जिससे वो इस बात को कंफर्म कर सके। अमृत ने बताया कि उसके जब वो धीरे धीरे ठंडी होने लगी, शरीर नीला पड़ने लगा, तो सारे लोगों ने उसका दरवाज़ा भीतर से बंद किया और ऊपर छत की तरफ से छत को में सुराख करके, या छत में जो 2 छती वाला या रोशनदान का जो इलाका वो होता है, रोशनदान होता है, उससे सारे परिवार वाले एक दूसरा के सहारा देकर बाहर की तरफ चले गए और रोशनदान के उस जंगले को उन्होंने बंद कर दिया। इसलिए पुलिस इसको आत्महत्या मान रही थी कि भीतर से मरने वाला ही बंद कर सकता है, मारने वाला जब भी जाएगा तो भीतर से वो किसी भी तरह से बंद नहीं कर सकता है। बहरहाल जो पुलिस अधीक्षक ने इनका सुनियोजित तरीके से जो ये हत्या की गई थी, ये ब्लाइंड मर्डर किया गया था, उसका अच्छी तरह से पर्दाफाश करने के लिए, उसका अच्छी तरह से उसका अनावरण करने के लिए और अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए टीम को इनाम भी दिया। जहर की वो बोतल, वो गिलास, डंडा और मृतक का मोबाइल सब पुलिस को दफ़ा 27 की रिकवरी में मिल गया। ये उसके खिलाफ एविडेंस की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। अमृत साहू मृतका का बड़ा भाई, एक ये अपराधी, दूसरा मुन्नालाल साहू ये मृतका का चाचा, और सूरत साहू मृतका का फुफेरा भाई। इन तीनों ने मिलके लड़के और लड़की की हत्या कर दी। लेकिन पुलिस भी फिल्मी तरीके से की गई इस अज्ञात हत्या या ब्लाइंड मर्डर की पूरी डिटेल सुनकर हैरान थी कि किस कदर प्लान करके ये मर्डर किया गया कि जरा सी चूक हो जाती, ये दोनों आत्महत्या में ही चले जाते और बात वहीं ख़त्म हो जाती। आज की घटना में प्यार करने वाले 2 लोगों की हत्या सिर्फ लोक लाज के भय से हो गई और साथ साथ 3 माह का भ्रूण भी इसी लोक लाज के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठा। हत्या इसलिए की गई कि अगर किसी को ये पता लग गया कि घर की लड़की बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई तो ये 4 लोग क्या कहेंगे।
वही समाज के 4 लोग जिनका मैं बार बार जिक्र करता हूँ। कितना भय है इन 4 लोगों का कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए दोनों का मारना ज़रूरी है और इसीलिए इतना प्लान्ड मर्डर किया गया। लेकिन आज की घटना में गलती लड़की के घर वालों की है। मैं बहुत स्पष्ट बताऊंगा, लड़की के घर वालों की है। अगर घटना के दिन लड़का लड़की के घर आकर कमरे के भीतर बंद हो सकता है जबकि सारे लोग चौकन्ने थे, तो वो पहले भी आया होगा और कई बार आया होगा। घर वालों को ये तो पता हो गया था कि इनके संबंध हैं और बाद में उसकी प्रेगनेंसी का भी पता चल गया था। तब घर वालों ने क्या किया जब उन्हें इस संबंध का पता लग गया था? पहले क्यों नहीं मना किया इन दोनों को? पहले क्यों नहीं प्रिकॉशन लिए गए? क्योंकि ये समस्या ऐसी बड़ी नहीं थी कि जिसका कोई हल नहीं था। अगर समय रहते इस समस्या को हल किया जाना होता तो समस्या हल हो जाती। बात तब बिगड़ गई जब लड़की की प्रेगनेंसी का पता घर वालों को लगा। ये समस्या 2 तरह से हल हो सकती थी। पहला कि दोनों अलग अलग हो जाते, चाहे दोनों के परिवार के दबाव में अलग अलग हो जाते या दोनों की सहमति से अलग अलग हो जाते, मिलने पर पाबंदी होती और दोनों ही परिवार इन पर नज़र रखते। समय के साथ फिर आगे लड़की की शादी या लड़के की शादी, इस तरह की मैंने 50 घटनाएं बताई हैं कि प्रेम संबंधों को तोड़ने के लिए घर वाले जिद करके शादी कर देते हैं। दूसरा जो हल का तरीका था कि दोनों अगर किसी कीमत पर मानने को तैयार नहीं होते तो शादी कर देते, चोरी से कर देते। अगर नहीं मानते हैं, पहला तो जो बेस्ट पॉसिबल था कि दोनों को अलग अलग कर दिया जाता, कोशिश की जाती, बातचीत करके की जाती। लेकिन जब ऐसा लगता कि नहीं ये किसी कीमत पे नहीं मानेंगे तो ठीक है। और अगर 4 लोगों का डर था तो ये शादी ब्याह का जो भी कार्यक्रम था वो कहीं बाहर भेज के कर लेते, कम से कम 3 लोगों की जान न जाती। कितना दुखद है कि 20-20, 22-22 साल के बच्चे जिन्हें बहुत साल जीना था, पता नहीं क्या क्या अपने परिवार, अपने समाज, अपने गांव या अपने देश के लिए कर सकते थे। ये लोग जीने की चाह भी थी इन दोनों में, बल्कि वो जो गर्भस्थ शिशु था उसमें भी, लेकिन उनकी इस जीने की चाह को उन्हीं समाज के 4 लोगों के डर से उन्हें कुचल दिया गया। मैं किस्सा कोई परिवार से वैसे भी बहुत बार बता चुका हूँ कि अगर किन्हीं 2 लोगों के बीच का संबंध, किन्हीं 2 लोगों के अगर समस्या लग रहा है कि ये समस्या हो सकती है, ये एक प्रॉब्लम है, या लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग क्या कहेंगे, अगर किन्हीं 2 लोगों के बीच का संबंध समस्या लग रही है तो समय रहते उसका समाधान जरूर कर लें। वरना अगर समय हाथ से निकल गया तो वही होगा जो आज की घटना में हुआ है। अब लोग क्या कहेंगे इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। एक कविता बहुत अच्छी लिखी है मंजू झाकर ने, नेट पर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, कि बदलती हवा का दौर है, एक बात बोलोगे 4 बातें हवा में घूमेंगी। बदलती हवा का दौर है, एक बात बोलोगे 4 बातें हवा में घूमेंगी। एक और वह बात भी सामने आएगी, वह बात भी सामने आएगी जो आपने सोची भी नहीं होगी। शायद इसीलिए उन 4 लोगों से समाज को डर रहता है कि वो बात भी सामने आएगी। जब एक बात बोलोगे तो 4 बातें हवा में घूमेंगी और वह बात भी सामने आएंगी जो आपने सोची भी नहीं होगी। जब ये 4 लोग शुरू करते हैं
तो जो आपके विजन के बाहर का कारण है वो भी बता देंगे, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। इसलिए समस्या को समय रहते हल करने का प्रयास ज़रूर करें, क्योंकि लड़की वालों ने समस्या को जैसे ही उनके सामने समस्या आई, समस्या को का समाधान करने की कोशिश भी नहीं की, और इस तरह से 3-3 जानें चली गईं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।